फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरू के 2 से ढाई साल वर्ष 1913 से वर्ष 1917 तक अमेरिका डायरेक्ट वॉर का पार्टिसिपेंट नहीं था। अमेरिका द्वारा पूरे वर्ल्ड में वीट, ब्रास, रबर, ऑटोमोबाइल, गन पाउडर और फूड का एक्सपोर्ट किया जा रहा था। उसका एक्सपोर्ट 2.4 बिलियन से 6.2 बिलियन तक पहुंच गया था। उस समय पर उनकी इकोनॉमी में अचानक बहुत तेजी आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप, एशिया और यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों के विशाल क्षेत्र उजाड़ की स्थिति में छोड़ दिए गए थे। युद्ध और हवाई बमबारी के निरंतर हमले ने एक समय समृद्ध शहरों और कस्बों को राख में बदल दिया था, जबकि पुल और रेल मार्ग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को मलबे में बदल दिया गया था। इसके अलावा युद्ध ने अनगिनत बहादुर सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। युद्ध के बाद यूरोप और जापान फूड, फ्यूल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी से जूझ रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सभी देशों के द्वारा कुल मिलाकर आज के समय का 4 ट्रिलियन से अधिक पैसा खर्च किया गया था। उस समय के शक्तिशाली देश जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी और रशिया की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही थी। सीवियर इन्फ्लेशन ने कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को खत्म कर दिया था। जैसे ऑस्ट्रिया में होलसेल प्राइसेस 200% से इंक्रीज हो गए थे, फ्रांस में 1820% से इंक्रीज हो गए थे और जापान में युद्ध से पहले की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा % से इंक्रीज हुआ था। 1948 में फ्रांस की सरकार ने फ्रैंक को 80% से डीवैल्यू कर दिया, जिससे 5,000 फ्रैंक का नोट व्यावहारिक रूप से बेकार हो गया। जर्मनी जैसे कुछ देशों में मॉनेटरी सिस्टम्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इस समय पर लोग सिगरेट को पैसे के रूप में इस्तेमाल करते हुए सामान के बदले सामान खरीद रहे थे। युद्ध का भुगतान करने के लिए देशों ने अपने अधिकांश सोने और विदेशी निवेश को बेच दिया था। जो कुछ रिजर्व्स बचे थे वे अब तेजी से खत्म हो रहे थे। व्यापार घाटे का मतलब था कि उसकी भरपाई की उम्मीद बहुत कम थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा अत्यधिक संख्या में युद्ध की सामग्री का एक्सपोर्ट किया गया और इसके बदले में अमेरिका द्वारा दूसरे देशों से गोल्ड लिया गया। अमेरिका में गोल्ड के रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। अमेरिका के गोल्ड के रिजर्व्स सन 1910 के 2000 टन से 1940 में 20,000 टन तक पहुंच गए थे। उनके पास विश्व का लगभग 75% गोल्ड इकट्ठा हो गया था। फाइनली वो समय आता है जब यूएस पूरी दुनिया को फाइनेंशियली कॉलोनाइज करने की राह पर चल देता है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। यह सम्मेलन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में 44 देशों के प्रतिनिधियों के साथ 1 से 22 जुलाई तक 1944 में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मॉनेटरी सिस्टम्स के लिए नए नियमों की एक श्रृंखला पर सहमति बनाना था। यह जानना जरूरी है कि उस समय पर यूएस का डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड था, मतलब कि डॉलर सोने से जुड़ा हुआ था। अब इस समझौते के अनुसार दूसरे देशों की करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक कर दिया गया था और 1 आउंस गोल्ड की कीमत $35 रखी गई थी। बेसिकली अब डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया था। साथ ही 2 नई ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्थापना की गई, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक को पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का नाम दिया गया था। वर्ल्ड बैंक युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण और कम विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। वर्ल्ड बैंक ने कई देशों की इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा जारी किया था ताकि वह फिर से ट्रैक पर आ सकें।
IMF को US डॉलर और गोल्ड पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का एक सिस्टम बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और साथ ही सदस्य देशों के बीच मॉनेटरी सेटलमेंट्स की स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना था। – 1965 के आसपास एक तरफ अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसा था तो दूसरी तरफ रूस के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था। इसलिए अमेरिका द्वारा इस समय पर अत्यधिक डॉलर का खर्च किया जा रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा आज के $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा खर्च किए गए थे, जिसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट और अस्थिरता बढ़ी, व्यापार में कमी आई और सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा हुए। 1966 तक नॉन यूएस सेंट्रल बैंक्स के पास $14 बिलियन थे, जबकि यूएस के पास केवल $13.2 बिलियन के सोने के रिजर्व्स थे। इन रिजर्व्स में से केवल $3.2 बिलियन विदेशी होल्डिंग्स को कवर करने में समर्थ थे, जिसका मतलब है कि इस वक्त बाकी का $10 बिलियन अमेरिकी डोमेस्टिक खर्चों को समर्पित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वास्तविकता में छपे हुए नोटों की तुलना में असली सोना अमेरिका के पास कम था। फरवरी 1965 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि फ्रांस अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाएगा और एक्यूमुलेटेड US डॉलर को गोल्ड में आधिकारिक मुद्रा दर पर बदलेगा। इस तरह से दूसरे देशों के द्वारा भी अमेरिका से US डॉलर के बदले में गोल्ड खरीदा जा रहा था। इस प्रक्रिया को बाइंग गोल्ड बाय सेलिंग द USD कहा जाता है। दूसरे देशों के द्वारा लगातार अमेरिकी डॉलर के बदले में गोल्ड खरीदने से अमेरिका के पास प्रिंटेड नोट्स इंक्रीज हो रहे थे। अमेरिका के सोने के रिजर्व्स में कमी आई, जो लगभग 8,000 टन तक पहुंच गए थे। इन परिस्थितियों के कारण अमेरिकी डॉलर की मान्यता कमजोर हुई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। 1961 में कुल 8 देशों के सेंट्रल बैंक्स आगे आए और उनके द्वारा एक गोल्ड पूल का समझौता किया गया, जिसे लंदन गोल्ड पूल समझौता कहते हैं। इसमें USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड शामिल थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि गोल्ड के प्राइसेस को $35 पर आउंस पर स्थिर रखा जाए और जब भी गोल्ड का रेट $35 से ऊपर जाता था तो इन बैंकों द्वारा गोल्ड को बाजार में बेच दिया जाता था, और जब गोल्ड का रेट $35 से नीचे जाता था तो बैंकों द्वारा गोल्ड को बाजार से खरीद लिया जाता था। हालांकि जब US डॉलर के कमज़ोर होने पर और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण सोने की मांग बढ़ी तो सेंट्रल बैंक्स को सोने की डिमांड को पूरा करने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फाइनली 1968 में जब सोने की डिमांड अवेलेबल रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा हो गई तो लंदन गोल्ड पूल के सामने गोल्ड को $35 के मूल्य पर स्थिर रखना मुश्किल हो गया और इससे लंदन गोल्ड पूल का अंत हुआ। जर्मनी ने मई 1971 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को छोड़ दिया क्योंकि वे अब अपनी करेंसी डी मार्क का और अधिक डिवैल्यूएशन नहीं करना चाहते थे। इस स्टेप के 3 महीनों के बाद जर्मनी की इकोनॉमी में काफ़ी सुधार आया और डी मार्क के रिस्पेक्ट में डॉलर का मूल्य उसी समय 7.5% से गिर गया था। बाकी कंट्रीज ने भी US को डॉलर वापस करके गोल्ड लेना शुरू कर दिया। जुलाई में स्विट्जरलैंड ने $50 मिलियन लौटाए। यूरोपियन करेंसीज की तुलना में डॉलर के मूल्य में गिरावट के कारण स्विट्जरलैंड ने 9 अगस्त 1971 को ब्रिटेन वुड्स प्रणाली छोड़ दी। फ्रांस ने $191 मिलियन का सोना खरीदा। डॉलर को इन सब से बचाने के प्रयास में अमेरिकी कांग्रेस ने 5 अगस्त 1971 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें डॉलर को डीवैल्यू करने की सिफारिश की गई। ब्रिटेन वुड्स को छोड़ने के लिए US पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन के बाद से
डॉलर इस दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड वेपन बन जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 15 अगस्त 1971 में यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया, जिसका मतलब है कि इसका मूल्य सोने या किसी अन्य आधार से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके कारण डॉलर का पूरा कंट्रोल अमेरिका की सेंट्रल बैंक के पास आ गया, जो कि फेडरल रिजर्व है। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Stability and equal treatment is in everybody's best interest. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. I'm taking one further step to protect the dollar, to improve our balance of payments, and to increase jobs for Americans. As a temporary measure, I am today imposing an additional tax of 10% on goods imported into the United States. 1971 में अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग करने के बाद अमेरिकी सरकार को अत्यधिक लाभ मिलता है। ये लगभग जैसे कि बिना किसी खर्च के अमेरिकी डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं। अमेरिका जितना चाहे कुछ भी खरीद सकता है और जब भुगतान का समय आता है तब वे डॉलर प्रिंट कर लेते हैं। यह मूल रूप से बाकी दुनिया के पैसों को चुराने के समान है। हर बार जब अमेरिका नए डॉलर प्रिंट करता है, उदाहरण के लिए इनकम सिक्योरिटी या हाल के कोविड चेक के लिए, तो इन्फ्लेशन बाकी दुनिया में बढ़ जाती है। मूल रूप से दुनिया अमेरिकी जीवन शैली के बिल चुकाती है। सभी देशों के बीच कर्ज को चुकता करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसों का एक विशाल भाग यूएस के फेडरल रिजर्व्स में वापस जाता है। इसका वैल्यूएशन सभी देशों द्वारा यूएस डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड से होता है। फेडरल रिजर्व प्रणाली निश्चित रूप से एक पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जो इन्वेस्टर्स को कम या बिना किसी रिस्क के हाई रिटर्न्स का वादा करती है। इसका नाम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर रखा गया है, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में एक बड़ा स्कैम किया था। लेकिन ये काम कैसे करता है? दरअसल स्कीमर शुरुआती इन्वेस्टर्स को उनके निवेश पर हाई रिटर्न्स का वादा करके आकर्षित करता है। रिटर्न्स इतने आकर्षक होते हैं कि लोग इस अपॉर्चुनिटी को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए इन्वेस्टेड मनी का उपयोग करने की बजाय स्कीमर नए इन्वेस्टर्स के धन का उपयोग पहले के इन्वेस्टर्स को रिटर्न का भुगतान करने के लिए करता है। इससे यह भ्रम होता है कि इन्वेस्टमेंट लेजिटिमेट और प्रॉफिटेबल है। लोग उनके शानदार रिटर्न्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन रिटर्न्स को उत्पन्न करने वाला कोई एक्चुअल बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए यह योजना लंबे समय में सस्टेनेबल नहीं है। आखिरकार स्कीमर के पास नए इन्वेस्टर्स खत्म हो जाते हैं और पूरी योजना ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। देर से शामिल होने वाले इन्वेस्टर्स अपना पैसा खो देते हैं और कभी कभी शुरुआती इन्वेस्टर्स कुछ लाभ लेकर चले भी जाते हैं, इस बात से अनजान होकर कि वे एक स्कैम का हिस्सा थे। भ्रम को जीवित रखने के लिए एक पॉन्जी स्कीम नए इन्वेस्टर्स की निरंतर प्रवेश पर फलती फूलती है। एक बार जब पैसे का फ्लो रुक जाता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। यूएस ट्रेजरी उतना पैसा उधार लेने और खर्च करने में सक्षम है जितना वह चाहती है। जब अमेरिकी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो वह फेडरल रिजर्व के साथ लोन लेती है। फेडरल रिजर्व लोन देने के लिए आवश्यक डॉलर को प्रिंट करता है और बदले में यूएस गवर्नमेंट से आईओयूज प्राप्त करता है। इन आईओयू को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। यूएस ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व इन बॉन्ड्स को नीलामी में बेच देते हैं, जहां विदेशी सेंट्रल बैंक, पेंशन फंड और यहाँ तक कि इंडिविजुअल भी इसको खरीदते हैं।
दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश में से एक है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। ये इतना सुरक्षित है कि यूएस सरकार डॉलर को जादू से छापकर आपके पैसे वापस कर सकती है। अब लिए गए लोन के धन से अमेरिकी सरकार अपने बिलों और दायित्वों का भुगतान करती है और इस तरह से यह पैसा अस्तित्व में आता है। लेकिन यदि वो पैसा बिलों पर खर्च किया जाता है और पिछले ऋणों का भुगतान किया जाता है तो सवाल ये उठता है कि सरकार वर्तमान ऋण को ब्याज सहित चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि कैसे प्राप्त करती है। इसलिए सरकार मूल ऋण और ब्याज दोनों को कवर करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उधार लेने का सहारा लेती है। इसके अलावा चूंकि सरकार को लगातार अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्तमान मॉनेटरी सिस्टम के तहत ऋण बढ़ता ही जा रहा है, जो एक विशाल पॉन्जी स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा है। फेडरल रिजर्व एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ कीज क्लिक करता है और यूएसए के खजाने में अब $1 और ट्रिलियन आ जाता है, जिसे वे खर्च कर सकते हैं। इस तरह से फेडरल रिजर्व को $100 को प्रिंट करने में केवल 17 सेंट्स की कॉस्ट आती है। 1971 के बाद से यूएसए और अधिक कर्ज में डूबता जा रहा है। यूएसए बाकी दुनिया के साथ व्यापार घाटे में चला रहा है, जिसका अर्थ है कि वे बाकी दुनिया से बहुत अधिक उत्पाद खरीद रहे हैं। जापान और कोरिया यूएसए को कारें और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं। मिडल ईस्ट यूएसए को तेल बेचता है और चाइना वॉलमार्ट के जरिए सब कुछ बेचता है। अमेरिका इन उत्पादों के लिए यूएस डॉलर में पेमेंट करता है। फेडरल रिजर्व के माध्यम से कई देश अपने यूएस डॉलर के मुनाफे को वापस अमेरिका को ऋण देते हैं और इन ऋणों से प्राप्त धनराशि को अमेरिका सरकारी खर्चों का भुगतान करने के साथ साथ पिछले कर्ज का भुगतान करने पर खर्च कर देती है। लेकिन ऐसा करने के लिए और बड़े कर्ज की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में हर कोई यूएस सरकार के लिए धन जुटाने के व्यवसाय में एक विशाल पॉन्जी योजना में अपनी मेहनत की कमाई का योगदान दे रहा है, क्योंकि यहीं से पिछले ऋणों का भुगतान करने के लिए पैसा आता है। दुनिया के बाकी हिस्सों को गुलाम की तरह काम करना पड़ रहा है। हर देश को विदेशी लेन देन के लिए पहले यूएस डॉलर की आवश्यकता होती है। उन्हें पहले यूएस डॉलर कमाना पड़ता है और उसके बाद ही वो किसी और देश के साथ लेन देन कर सकते हैं। अगर फेडरल रिजर्व बढ़ती मात्रा में पैसे नहीं छापेगा तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। यह एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए लगातार दूसरे देशों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। आज बाकी सभी देश जितना अधिक पैसा उधार देते हैं, उतना ही अधिक पैसा उन्हें भविष्य में उधार देना पड़ेगा, और यदि वे कभी उधार देना बंद कर देते हैं तो पूरी प्रणाली ही ध्वस्त हो जाएगी। अमेरिकी लोग लोन लेते समय बहुत कम इंटरेस्ट रेट का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी देश यूएस डॉलर को अपने सेविंग्स रखने के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। ये लो इंटरेस्ट रेट्स के कारण यूएस में मैसिव डोमेस्टिक बोरोइंग और इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। यूएस सरकार को डेफिसिट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और वे जब चाहें तब डेप्ट सीलिंग बढ़ा सकते हैं। यूएस जब चाहे जिसका चाहे फॉरेक्स रिजर्व सीज कर सकता है और इवन सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकता है, और इस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। दुनिया के बाकी सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स 24/7 फेडरल रिजर्व पर आंख लगाकर बैठे हैं। उसकी एक छोटी सी पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब भी यूएस इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब उसका असर हर देश पर होता है, और इसलिए ही ये कहना गलत नहीं है कि ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और सारी कंट्रीज को केवल और केवल वेस्टर्न कंट्रीज के लेंस से देखकर ही सब कुछ करना है। एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट इब्राहिम ओवेस और यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स पीटर पीटरसन ने पेट्रो डॉलर विचार का प्रस्ताव रखा, जिसे 1973 के तेल प्रतिबंध के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा तुरंत अपनाया गया था।
पेट्रो डॉलर वह धन है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑयल बेचकर कमाती हैं और ये यूएस डॉलर के रूप में होता है। ये कोई अलग प्रकार का पैसा नहीं है, बस रेगुलर यूएस डॉलर ही है जिसे ये देश अपने तेल के भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं। पेट्रो डॉलर प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध यूएस विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर 1974 में सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सऊदी अरेबिया के राजा किंग फैजल से मिलने के लिए सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। सऊदी अरब को एक ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम की पेशकश की गई, जिसके अंतर्गत 3 मुख्य भाग शामिल थे। पहला ये कि सऊदी अरेबिया और अन्य ओपेक देश केवल अमेरिकी डॉलर में अपना तेल बेचेंगे। दूसरा ये कि सारी ओपेक कंट्रीज को अपने यूएस डॉलर के प्रॉफिट्स को यूएस ट्रेजरी में री इन्वेस्ट करना होगा। और तीसरा ये कि यूएसए सऊदी अरेबिया को पूर्ण सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि दुनिया की बचत भी यूएस डॉलर में होती है और गल्फ कंट्रीज की अधिकांश आय भी पेट्रो डॉलर के रूप में ही होती है, जिसे फिर यूएस ट्रेजरीज में निवेश किया जाता है। इस वजह से लेट 1990s के दशक तक यह पूर्ण रूप से एक .com बबल के रूप में विकसित हुआ। इवन आईटी और सर्विस सेक्टर दोनों इस फिएट रिजर्व करेंसी डॉलर के आधार पर ही एग्जिस्टेंस में आए हैं। 1971 के बाद काफ़ी तेजी से यूएस की पर कैपिटा जीडीपी और इमिग्रेशन बढ़ी है। इस पूरे मॉडल में वेस्ट ने फाइनेंशियलाइजेशन और कंज्यूमिंग का जिम्मा लिया, जबकि दूसरे देशों को प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। पड़ोसियों के बीच व्यापार और एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने का विचार हमेशा आसान होता है। अमेरिका वास्तव में ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पड़ोसी देश आपस में कभी ना मिले और इसके बजाय हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहें। कुछ देश जो इकोनॉमिकली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वे अन्य देशों से प्रभावित हो रहे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और परेशानी पैदा करते हैं। हेल्दी एलाइज को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाया जाता है कि उनके दुष्ट पड़ोसी डॉलर बेस्ड सैंक्शंस को डिजर्व करते हैं। यह नियम अच्छे देशों को यूएसडी को एज ए रिजर्व करेंसी के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हुए फिलिस्तीन को मुफ्त धन की सहायता देना। अप्रैल 2021 में फिलिस्तीन को $200 मिलियन की सहायता दी गई। मई 2021 में इजराइल के साथ एक वेपन डील हुई जिसकी वैल्यू $735 मिलियन थी। उसी तरह से यूएस जब देखो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देता रहता है और दूसरी तरफ इंडिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। इसका बेसिस यही है कि नेबरिंग कंट्रीज को लड़ाते रहो ताकि वो कभी ग्रो ना कर पाएं और यूएस डॉलर का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में बढ़ता ही जाए। इसी प्रकार से रिसेंट के रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरफ यूएसए रशिया पर सैंक्शन लगा रहा था और दूसरी तरफ यूक्रेन को फाइनेंशियल एड पर एड दिया जा रहा था। इसी बीच यूरोपियन कंट्रीज के साथ वेपन डील्स कर रहा था। मार्च 2022 में जर्मनी के साथ F-35 की डील करी जिसका वैल्यू $8.5 बिलियन था। पोलैंड के साथ $6 बिलियन की डील करी। फरवरी 2023 को चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह यूएसए ने पूरी दुनिया पर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चरल और इकोनॉमिकल कॉलोनाइजेशन किया हुआ है। उसमें क्लियरली मेंशन था कि किस तरह यूएसए को $100 प्रिंट करने के लिए केवल 17 सेंट्स की कॉस्ट आती है, लेकिन अन्य देशों को इसे प्राप्त करने के लिए वास्तविक सम्मान में $100 का पेमेंट करना पड़ता है। पिछले 50 सालों में यूएस ने इमेंस प्रिविलेजेस और बजट डेफिसिट का आनंद लेते हुए अपने डॉलर कागज के एक बेकार टुकड़े का उपयोग करके अन्य देशों के रिसोर्सेज और फैक्ट्रीज को लूटने का काम किया है।
यूएस डॉलर की डोमिनेंसी वर्ल्ड इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी का मुख्य स्रोत है। कोविड-19 महामारी के दौरान यूएस ने अपने ग्लोबल फाइनेंशियल हेजेमनी का दुरुपयोग किया और ग्लोबल मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश किया, जिसके कारण अन्य देशों को, विशेष रूप से एमर्जिंग इकोनॉमीज को, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। This was exactly what Nixon's Secretary of Treasury John Connally once remarked, that the dollar is our currency, but it is your problem. ये सब कुछ यूएसए की टू फेस्ड नेचर को दिखाता है। सवाल ये उठता है कि क्या बाकी सब कंट्रीज को ये सब पता नहीं है? बाकी कोई कंट्री इस पर कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है? तो एक्चुअल में डी डॉलराइजेशन के कई सारे ट्राइज हुए हैं, जिनमें से कुछ कंट्रीज थोड़ा बहुत सफल भी हुई हैं और कुछ कंट्रीज को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा है। क्या इंडिया डी डॉलराइजेशन में कुछ कर रहा है? डी डॉलराइजेशन होता कैसे है? ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।